नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। में हूं आपके साथ में इनका चौधरी और अब खबरें विस्तार से देखते हैं। भारत रत्न बाबा साहेब की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और इसी के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बीजेपी इस बार अंबेडकर जयंती को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी में है। बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के मौके पर देश भर में भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी 15 दिन तक कई सम्मान कार्यक्रम करने वाली है। बीजेपी के अंबेडकर सम्मान अभियान की शुरुआत लखनऊ से हो चुकी है। लखनऊ में भागीदारी भवन में आयोजित अंबेडकर सम्मान अभियान की वर्कशॉप में सीएम योगी शामिल हुए। यूपी बीजेपी का भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान 13 से 25 अप्रैल तक चलेगा। 14 तारीख भारतीय जनता पार्टी के जो 6 कार्यक्रम है बूथ पर मनाए जाने वाले, उसमें अंबेडकर जी की जन्म जयंती को हम सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाते हैं। लखनऊ में आयोजित बाबा साहेब के कार्यक्रम में मंत्री असीम अरुण भी शामिल हुए। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अखिलेश यादव जी की बात कर लेते हैं। इन्होंने सरकार में रहते हुए बाबा साहब के सम्मान में कोई एक काम किया हो तो बता दें। जहां जहां बाबा साहब का नाम लिखा था, वो चाहे भीमनगर हो, चाहे कन्नौज का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे मान्यवर काशीराम जी के नाम पे सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज हो, हर जगह से आपने मुख्यमंत्री की कलम जब इनके हाथ में थी तो उससे काटने का काम किया। वैसे तो बीजेपी हर साल अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करती है, पर इस बार बीजेपी का फोकस दलित वोटर हैं। बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के मौके पर यूपी में भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान चलाया जाएगा, जो 15 दिन का होगा। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कांशीराम पर अखिलेश यादव के बयान पर सियासी घमासान मचा है। बीजेपी ने अपमान का आरोप लगाया, साथ ही अखिलेश से माफी मांगने की भी मांग की है। काशीराम जी को अगर जिताने का काम किसी ने किया था तो नेताजी और समाजवादी लोगों ने लोकसभा में पहुंचाया था। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश के कांशीराम वाले बयान पर पलटवार कर कहा कि अखिलेश ने दलित समाज के पथ प्रदर्शक कांशीराम का उपहास कर रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने इटावा में कांशीराम को लेकर कहा था कि एसपी ने उन्हें जितवाया था। वो जीत नहीं पा रहे थे कहीं से, वो नहीं जीत पा रहे थे कहीं, लेकिन ये बात इतिहास में दर्ज है कि उस समय पर संस्थापक जी को, काशीराम जी को अगर जिताने का काम किसी ने किया था तो नेताजी और समाजवादी लोगों ने लोकसभा में पहुंचाया था। वहीं अब अखिलेश यादव के बयान पर सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी और एसपी का वार पलटवार जारी है। राजनीति के स्वार्थ के लिए 2019 में अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया। स्वयं पत्नी सहित मायावती जी के सामने घुटने टेक दिए केवल वोट के लिए, और जब काम निकल गया तो फिर मान्यवर काशीराम जी का हाथ उड़ा रहे हैं। बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि हर अंबेडकर जयंती पे तो इतना एक्टिव नहीं होते थे। क्या कुछ खोते हुए नजर आ रहा है जो इतना परेशान है कि उन्होंने निर्देश दिया है कि हर नेता अंबेडकर जयंती मनाएगा? समाजवादी पार्टी तो बहुत सालों से मना रही है। बीजेपी का अखिलेश पर आरोप है कि कांशीराम को मुलायम से छोटा दिखाने के लिए ये कहना कि कांशीराम चुनाव नहीं जीत पा रहे थे, सपा ने उन्हें जिताया, पूरे दलित समाज का अपमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मायावती के भतीजे आकाश आनंद की बीएसपी में वापसी हो गई है। मायावती ने आकाश आनंद को माफ कर दिया है। रविवार को आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मायावती से माफी मांगी थी और दोबारा गलती न करने की बात कही थी। आकाश ने अपने माफीनामे में अपने ससुराल वालों को बाधा नहीं बनने देने की भी बात कही। भतीजे आकाश की माफीनामे वाली पोस्ट के कुछ देर बाद ही बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने माफ कर दिया। मायावती ने एक्स पर भतीजे को माफ करते हुए लिखा, आकाश आनंद ने एक्स पर आज अपने 4 पोस्ट में सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को माना है और इसलिए आकाश को पार्टी में एक और मौका दिए जाने का फैसला लिया है। मायावती ने एक बार फिर साफ किया कि वो अभी स्वस्थ हैं और पार्टी में मेरा उत्तराधिकारी बनने का कोई सवाल ही नहीं।
लेकिन आकाश के ससुर की गलतियां माफी लायक नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने गुटबाजी जैसी घोर गलती की। उन्हें पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। आपको बता दें, पिछले महीने की शुरुआत में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया था। आकाश आनंद की इस पोस्ट के कुछ देर बाद ही मायावती की भी पोस्ट आती है, जिसमें वो आकाश आनंद को माफ कर देती हैं और पार्टी में वापस लेती हैं। लेकिन इस पोस्ट में मायावती ये भी साफ करती हैं कि उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। वो अपने इस फैसले पर अटल हैं। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। वक्फ के नाम पर पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। लखनऊ में सीएम योगी ने कहा कि वक्फ के नाम पर हिंसा भड़काई जा रही है। विपक्षी नेता राष्ट्र नायकों का अपमान कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के बाद हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी है। अब तक 150 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लखनऊ में सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर विपक्ष पर करारा प्रहार किया। मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं, जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ में लाखों एकड़ जमीनों पर कब्जा किया गया। अब कार्रवाई हो रही है तो वक्फ के नाम पर हिंसा भड़काई जा रही है। के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। सीएम योगी ने पूछा कि पीड़ित हिंदू अगर हिंदुस्तान नहीं आएगा तो फिर कहां जाएगा। कांग्रेस, एसपी, टीएमसी उनके खिलाफ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें अपनाया। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया, शरणार्थी के रूप में रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनाया। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। वहीं हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कहा कि पश्चिम बंगाल में सियासी फायदे के लिए हिंसा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर अंबेडकर जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार से अयोध्या के लिए कॉमर्शियल फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी सुबह तकरीबन 10:15 पर हिसार से अयोध्या के बीच कॉमर्शियल फ्लाइट की शुरुआत करेंगे। हरियाणा दौरे पर जाते वक्त सहारनपुर के सरसावा एयरपोर्ट पर पीएम मोदी तकरीबन 20 मिनट तक रुकेंगे, जिसे लेकर सहारनपुर जिला प्रशासन अलर्ट है। संभल हिंसा मामले में न्यायिक जांच आयोग ने एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस भेजा। आयोग ने बर्क को बयान दर्ज करने के लिए 16 अप्रैल को बुलाया है और इसके साथ एसपी विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को भी नोटिस भेजा गया। सुहेल इकबाल को भी 16 अप्रैल को ही बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। पिछली डेट पर नहीं पेश हुए थे सांसद बर्क और विधायक के बेटे। सुनील कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। सुनील, पिछली बार आखिर क्यों नहीं ये पेश हुए थे जो डेट दी गई थी, और अब 16 अप्रैल की तारीख है जब इन्हें बयान दर्ज करने के लिए आयोग के पास पहुंचना है, इसे लेकर और क्या जानकारी? देखिए मैं आपको बता दूं, संभल हिंसा केस में न्यायिक जांच आयोग 4 बार यहाँ संभल में आकर जांच कर चुका है। इस संबंध में जिन लोगों को बुलाया गया था, एक बार अधिकारी थे, एक बार कुछ और लोग थे, डॉक्टर्स थे जिनकी इस समय 24 नवंबर को ड्यूटी थी, तो तमाम लोगों को अलग अलग तरीके से बुलाया गया है। आयोग ने पूरा लोगों को मौका दिया है कि वे अपने बयान दर्ज कराए। इस संबंध में कोई भी उनके पास अगर जानकारी हो तो आप बयान दर्ज कराए। वहीं अब ताजा मामले में संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क को दोबारा न्यायिक जांच आयोग ने नोटिस भेजा है, जिसमें उनको 16 तारीख को लखनऊ में अपने बयान दर्ज कराने होंगे। वहीं इस संबंध में मीडिया कर्मियों को भी नोटिस भेजा गया है।
तमाम वे मीडिया कर्मी जो उस दिन हिंसा के दिन आसपास ड्यूटी कर रहे थे, अपने काम पर तैनात थे, चूंकि मीडिया कर्मी भी बड़े प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके तो कैमरे में तमाम तस्वीरें कैद रही होंगी, तो इनके लिए बुलाया हुआ है। फिलहाल संभल सांसद को इस मामले में न्यायिक जांच आयोग ने बुलाया है, जिसमें उनको बयान दर्ज कराने हैं। जी धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कानपुर में हैं। आज प्रांतीय कार्यालय केशव भवन के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। मोहन भागवत 16 अप्रैल तक कानपुर में ही रहेंगे, 17 अप्रैल तक, जहां अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भागवत के दौरे को लेकर कानपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुल्तानपुर में डबल मर्डर से सनसनी मच गई। बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों को 3-3 गोलियां मारी है। फसल बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद बेटे, पिता और भाई के बीच लड़ाई हुई। बेटे ने पिता और भाई की हत्या कर दी। ये मामला थाना कुड़ेभार क्षेत्र का है। लखीमपुर खीरी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 3 ऑटो लिफ्टर समेत चोरी की 25 बाइक्स बरामद की है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से गाड़ी चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी, तभी से ही पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से शातिरों को पकड़ा। 10 वर्षों में कभी इस तरह का नहीं हुआ है कि एक साथ 22 गाड़ियां बरामद हुई हों, और इनसे अभी कड़ाई से पूछताछ चल रही है और गाड़ियां बरामद होने की उम्मीद है। कहाँ ले जाकर आपराधिक इतिहास भी है? हाँ, ये पहले से ही आपराधिक जो हासिम उर्फ मामा है, इस पर 23 मुकदमे हैं। अयोध्या प्रसाद है 7 मुकदमे हैं, और ये जो असोनी है तीसरा पकड़ा गया, इस पर भी 7 मुकदमे हैं। कहाँ ले जाकर बेचते थे? ये यहाँ से चोरी करके बाहर के जिलों पे भेजते थे। खबर हरदोई से, जहां खेतों में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कछौना विकासखंड के गाजू गांव की घटना है। खेतों में अचानक ही आग लग गई। तेज आंधी की वजह से आग बढ़ती चली गई। बड़ी मुश्किल से इस पर काबू पाया गया। अमरोहा में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर फटने से एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग में घर का सारा सामान जल गया। मोहल्ला छेवड़ा की घटना है। मथुरा में साधु संतों ने ब्यूटी पार्लर के अंदर लव जिहाद की आशंका जताई। संत समाज ने महिला ब्यूटी पार्लर में मुस्लिम युवकों के काम करने पर रोक लगाने की मांग की है। मथुरा वृंदावन में संत समाज ने लव जिहाद के बढ़ते मामलों को रोकने की मांग की है। इसके लिए संत समाज ने महिला ब्यूटी पार्लर में मुस्लिम युवकों के काम करने पर रोक लगाने की मांग की है। हमारी सरकार से मांग है कि महिलाओं के सैलून में, ब्यूटी पार्लर में मुस्लिम युवकों की नौकरी नहीं देनी चाहिए। उनकी आवाजाही बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हाथ में कलावा बांधते हैं, माथे पर टीका लगाते हैं, हिंदू वेश धारण करते हैं, और जो ब्यूटी पार्लर में हमारी जो बहन बेटियां जाती हैं उनको बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। संत समाज ने सीएम योगी से मांग की है कि प्रशासन की ओर से महिला ब्यूटी पार्लर्स में जांच करवाई जाए और वहां काम कर रहे मुस्लिम युवकों को हटाया जाए। जहाँ विधर्मी इस कार्य के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, वो उन लोगों के पास जो सनातन की महिलाएं आ रही हैं और जो परिवारों की महिलाएं आ रही हैं, उन सबकी देख करके और उन सैलूनों की तत्काल प्रभाव से ब्यूटी पार्लरों की जांच कराई जाए। संत समाज का आरोप है कि ब्यूटी पार्लर में जो मुस्लिम पहचान बदलकर काम करते हैं वो लव जिहाद की कोशिश करते हैं। ऐसे में महिला ब्यूटी पार्लर में मुस्लिमों की एंट्री बंद होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
भदोई में 3 युवक गांव में सड़क और जल जमाव की समस्या को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गए। प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी तरह भरोसा देकर तीनों को टावर से उतारा। ये मामला गोपीगंज क्षेत्र का है, जहां गिराई गांव में खंडजे का निर्माण और पानी जमाव को लेकर लंबे वक्त से लोग परेशान थे और इसकी समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन समस्या का निदान नहीं हुआ, जिससे नाराज होकर गांव के 3 लड़के मोबाइल टावर पर चढ़ गए। मुजफ्फरनगर में एक महिला अपने बच्चे के साथ ससुराल के बाहर धरने पर बैठी है। पीड़िता ने पति पर उसे छोड़ देने का आरोप लगाया है। साथ ही बताया कि अब उसका पति तीसरी शादी करना चाहता है। महिला के मुताबिक उनकी कोर्ट मैरिज हुई थी। ये मामला नई मंडी कोतवाली क्षेत्र का है। जनसत्ता दल पार्टी ने प्रयागराज महानगर के लिए नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का चयन किया। जनसत्ता दल में नए 46 पदाधिकारी बनाए गए हैं, जिसमें सचिव, महासचिव, उपसचिव, अपर सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री और सदस्य शामिल हैं। 2027 विधानसभा चुनाव में जनसत्ता दल पार्टी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पार्टी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में कैंडिडेट्स के चयन में जुटे हैं और दावा किया गया है कि 2027 में उनकी सरकार बनेगी तो अगले मुख्यमंत्री जनसत्ता दल पार्टी की ओर से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया होंगे। नवीन पदाधिकारीगण आज यहाँ पर हमारे अध्यक्ष एसपी सिंह के नेतृत्व में नई कार्यकारिणी का प्रयागराज महानगर का गठन हुआ है, जिसमें सभी लोगों ने अपना पदभार ग्रहण किया है और राजा भैया के निर्देशानुसार अब हम लोग जनसत्ता दल के की चीजों को आगे बढ़ाने में तरीके पे बात करेंगे अगली कार्यकारिणी में। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।